क्लास लेसन 3 के एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं, क्लास 10th के साइंस का, जिसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। ओके क्लास, सो क्लास जनरल प्रॉपर्टीज़ ये हैं। फर्स्ट है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर मतलब किस प्रकार के दिखाई देते हैं। सो आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये आपको पता होगा कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से। इसलिए ये जनरली हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं और सॉलिड शेप के होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। मतलब ये अगर टूटते हैं तो ब्रेक हो जाते हैं। ब्रिटल मतलब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक है, जब इन पर प्रेशर अप्लाई किया जाए। नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं जहाँ पर कोई भी सॉलिड मटेरियल चेंज होता है लिक्विड में, और बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड मटेरियल, लिक्विड कंपाउंड चेंज होता है किसमें? गैसियस कंपाउंड्स में क्लास। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई, मतलब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी हमने क्या देखा था कि आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मिलके बने होते हैं आयंस से, और आयंस के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। इसलिए उस स्ट्रॉन्ग फोर्स को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हमें ज़्यादा एनर्जी देना होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं स्टूडेंट। सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल। मतलब ये जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं स्टूडेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब केरोसिन, पेट्रोल, ईथर, इन सब में इनसॉल्युबल होते हैं, ज़्यादा घुलते नहीं हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्लास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब अगर हम किसी आयोनिक कंपाउंड को पिघला दें, किसी मोल्टन स्टेट में ले आए, पिघला कर किसी स्टेट में ले आए, लिक्विड या मोल्टन स्टेट में ले आते हैं स्टूडेंट, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। ऐसा रीज़न, इसका कारण क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और उसको कहा जाता है आयंस। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? आयंस। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर आयन होते हैं, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो बुक में देख लेते हैं। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब चार्ज पार्टिकल यानी आयंस, आयंस का मूवमेंट ज़रूरी होता है। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन। उसके अंदर क्या होते हैं? आयंस होते हैं, क्योंकि जब भी किसी आयोनिक कंपाउंड को वाटर में आप मिक्स करते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, कैटायन और एनायन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। जब इसको जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, व्हेन मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अगर पास की जाए इस सॉल्यूशन में से, तो नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर पास जाते हैं तथा पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर पास हो जाते हैं क्लास। तो मेन क्या था कि आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं क्लास। ओके क्लास। अक्रेंस ऑफ मेटल। अक्रेंस ऑफ मेटल का मीन्स होता है मेटल्स का मिलना। मेटल्स कैसे मिलते हैं? मेटल्स कैसे मिलते हैं? द अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। मतलब हमारी अर्थ के अंदर की जो मिट्टी है या क्रस्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मेटल्स अवेलेबल हैं। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सोल्यूबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। मतलब सी के वाटर में भी, समुद्र के पानी में भी क्या होता है? बहुत सारे मेटल प्योर स्टेट में नहीं होता है, मेटल किसी के साथ मिक्स्ड होता है, उसको सॉल्ट कहा जाता है स्टूडेंट। क्या कहते हैं? सॉल्ट। मेटल अकेला नहीं होता है, मेटल किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स बनाता है जिन्हें हम सॉल्ट्स कहते हैं, जो हमें समुद्र से मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड।
द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, मतलब ऐसे एलिमेंट या ऐसे कंपाउंड जो कि अर्थ के अंदर मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर नेचुरली मिलते हैं, आर नोन एज मिनरल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। मतलब अर्थ की कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ प्लेसेस ऐसी हैं अर्थ पर जहाँ पर मेटल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो पर्टिकुलर एरिया उसी एक मेटल के बारे में जाना जाता है, और उस जहाँ जिस चीज़ में से उस मेटल को निकाला जाता है वहाँ पर उसको ओर्स कहा जाता है। मतलब ओर्स में से किसको डिटेक्ट किया जाता है क्लास? मिनरल्स को ओर्स में से डिटेक्ट किया जाता है। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना। मेटल्स को किस प्रकार निकाला जाता है अर्थ में से, किस प्रकार उनको प्योर किया जाता है, वो सब हम यहाँ देखने वाले। एक्सट्रैक्शन मतलब मेटल्स को निकालना या किसी मेटल के सॉल्ट में से प्योर मेटल को अलग करना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहलाता है। ओके क्लास, यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। मतलब आपने कुछ इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं अगर आप देखेंगे तो उनमें हमने बताया है कि किसी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, कौन सा मेटल किस दूसरे मेटल को अलग कर सकता है, हटा सकता है उसके सॉल्ट में से या उसके सॉल्यूशन में से। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में मतलब ज़मीन के अंदर मिलते हैं ना, अर्थ में मिलते हैं। इन द फ्री स्टेट। फ्री स्टेट मतलब वो अकेले ही होते हैं। फ्री स्टेट का मीन्स होता है वो अकेले होते हैं, उनके साथ कोई और एलिमेंट जुड़ा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये जनरली बिल्कुल अलोन मिलते हैं क्योंकि ये एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। प्लेटिनम, ये किसी दूसरे से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। एंड सम आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव। मतलब जो एक्टिविटी सीरीज मैंने बताई थी उसके जो सबसे बॉटम में जो एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं वो जनरली कैसे मिलते हैं स्टूडेंट? प्योर स्टेट में मिलते हैं। लेट मी शो यू द रिएक्टिविटी सीरीज। क्लास ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। तो आप जो देख रहे हैं ये जो गोल्ड, सिल्वर है, ये जो सबसे नीचे हैं, ये बहुत कम रिएक्टिव एलिमेंट है क्लास। तो ये क्या करते हैं? ये किसी और से रिएक्शन नहीं करते हैं। इसका मतलब ये अर्थ के अंदर फ्री स्टेट में रहते हैं। किस स्टेट में रहते हैं स्टूडेंट? फ्री स्टेट में। हमको फ्री स्टेट में मिलते हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स। मतलब ये कॉपर जो सिल्वर जो है एलिमेंट, ये अपने सल्फाइड यानी सल्फर के साथ रिएक्शन करके या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फाइड या ऑक्साइड और भी बना सकते हैं, बट गोल्ड कभी नहीं बनाता स्टूडेंट। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मतलब और जो मेटल्स इसमें टॉप पर ऊपर दिखाई दे रहे हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज अ फ्री एलिमेंट। मतलब ये नेचर में कभी फ्री एलिमेंट की तरह मिलते ही नहीं है, ये किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड फॉर्म में ही मिलते हैं स्टूडेंट। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव। मतलब जो इसके मिडिल में है ये जिंक, Fe, Pb, Cu, ये थोड़े से मॉडरेटली रिएक्टिव मतलब कम रिएक्टिव है। दे आर फाउंड इन द अर्थ मेनली एज ऑक्साइड। मतलब इनके ओर्स कौन सी होती है? ऑक्साइड ओर्स होती हैं। सल्फाइड्स और या कार्बोनेट और, ये होते हैं क्या है ऑक्साइड क्लास? ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड बनाते हैं वो ऑक्साइड्स कहलाते हैं, यानी ये अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, या सल्फाइड्स यानी सल्फर के साथ मिक्स मिलते हैं, या कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के साथ मिलकर कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स। You will find that the ores of many metals are oxides। मतलब आपने देखा होगा कि लगभग सभी मेटल्स की
ऑक्साइड और ज़रूर होती है, ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं। ऐसा दो कारण है इसके। एक तो दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, वो हर मेटल से रिएक्ट कर लेता है, इसलिए उसकी ऑक्साइड और होती है, तथा ये बहुत अबंडेंट भी है। इट इज़ वेरी अबंडेंट। अबंडेंट मीन्स ये दुनिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। 21% एयर में है और अर्थ में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है क्लास। 10 ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के हिसाब से वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी। हमने मेटल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, हाई रिएक्टिविटी मेटल, मीडियम रिएक्टिविटी मेटल एंड लो रिएक्टिविटी मेटल्स। ठीक है, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलिंग इनटू ईच कैटेगरी। सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल, मतलब यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हैं जिससे कि हम प्योर मेटल को निकाल सकते हैं किसी ओर में से। ठीक है, कैसे देखते हैं। सो क्लास फर्स्ट वर्क होता है ओर को कंसंट्रेट करना। जब हम किसी ओर में से, ओर मतलब अर्थ के अंदर से जो मटेरियल निकाला गया है, ओर जो कच्चा सामान होता है उसे ओर कहते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। उस ओर में से सबसे पहले ओर को कंसंट्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है क्लास? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। सो क्लास फर्स्ट वर्क होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, इनका क्या समझिए। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी के जो होते हैं इनको किस तरीके से फाइंड किया जाता है? दे एक्सट्रैक्ट बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, मतलब पहले इस ओर को पिघलाया जाता है ना, उस मोल्टन ओर को इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्योर मेटल उसमें से निकाला जाता है। ठीक है क्लास। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, तो मीडियम रिएक्टिविटी की जो ओर्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर। तो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर, कार्बोनेट ओर को क्या करा जाता है? कैल्सिनेशन करते हैं क्लास, कैल्सिनेशन। और सल्फाइड ओर को रोस्टिंग मेथड के द्वारा ऑक्साइड ऑफ मेटल में चेंज करते हैं, मतलब जो कार्बोनेट ओर होती है उसको कैल्सिनेशन के थ्रू किस में चेंज किया जाता है? ऑक्साइड ऑफ मेटल, मतलब उसको ऑक्साइड ऑफ मेटल में बदला जाता है। लेकिन और अगर सल्फाइड ओर है क्लास, क्या है? सल्फाइड ओर है, तो उसको रोस्टिंग मेथड के थ्रू हम चेंज करते हैं ऑक्साइड ऑफ मेटल में क्लास, किसमें? ऑक्साइड ऑफ मेटल में। और जो लो रिएक्टिविटी है सल्फाइड ओर होती है, उनकी जनरली क्या होती हैं? सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर को क्या करते हैं? रोस्टिंग मेथड से मेटल में चेंज कर लेते हैं डायरेक्टली, रोस्टिंग मेथड के थ्रू किस में चेंज कर लेते हैं? मेटल में डायरेक्टली। फिर मेटल को रिफाइन किया जाता है। रिफाइन मतलब जब हम उस मेटल को निकालते हैं तो फाइनल मेटल निकालने के बाद भी उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है? इम्प्योरिटीज़ होती है। तो वो इम्प्योरिटीज़ को इसमें से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं क्लास? रिफाइनिंग करते हैं क्लास। ऑक्साइड ऑफ मेटल जो हमारा बनता है मीडियम रिएक्टिविटी के एलिमेंट्स का, उसको फिर रिड्यूस किया जाता है, रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन से मेटल मिलता है और मेटल को बाद में प्यूरीफाई किया जाता है क्लास। यहाँ प्यूरीफाई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड होती है क्लास। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड सबसे बेस्ट मेथड होती है, सबसे प्योरेस्ट मटेरियल इसमें हमको मिलता है क्लास। इनरिचमेंट ऑफ ओर, इनरिचमेंट ऑफ ओर मीन्स क्या है स्टूडेंट? ओर माइंड फ्रॉम द अर्थ are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, जिनको कहा जाता है गैंग। मतलब जब ये माइन करते हैं, माइन मतलब किसी और में से हम लोग मिनरल्स को निकालते हैं तो क्या होता है? वो और बहुत ही कॉन्टामिनेटेड होती है, मतलब उसे बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, गंदगी होती है, सॉइल मिट्टी होती है, रेत होती है, इस प्रकार से। और भी कोई दूसरा कंपाउंड ऐसा होता है तो थोड़ा बहुत होता है जो यूज़फुल नहीं होता उस ओर के लिए। The impurities must be removed from the ore prior to the extraction of metal, मतलब हमको वहाँ से क्या निकालना होता है? हमें वहाँ से एक्सट्रैक्शन करते समय उसमें से ये रिमूव करना होता है, सैंड, सॉइल और जो भी ये गैंग कहते हैं, जिसको हम गैंग नाम दे दिया इसको। The processes used for removing the gang from the ore are based on the difference बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एंड द ओर, मतलब ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एंड द ओर।
डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय, मतलब डिफरेंट अलग अलग इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इनको ट्रीट किया जाता है अलग अलग करने के लिए। तो फर्स्ट है एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। The oxide of these metals can be reduced to metal by heating alone। मतलब जो ऑक्साइड्स होते हैं प्रेजेंट, मतलब ये जो ओर्स होती हैं ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, तो अगर इनकी ऑक्साइड ओर है इन मेटल्स की तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है मेटल में, मतलब मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाया जा सकता है बाय जस्ट हीटिंग अलोन, मतलब उनको अकेले में हीट किया जाए तो। फॉर एग्जाम्पल सिन्नाबार HgS इज़ एन ओर ऑफ मरकरी, ये HgS मरकरी की ओर है। When it is heated in air, जब इसको एयर में हीट करते हैं, इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है क्लास। Hg मतलब होता है मर्क्यूरी, O मतलब ऑक्सीजन, मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो ये HgS जो है वो HgO में बदल जाता है जब इसको हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में, ठीक है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मर्क्यूरी ऑन फर्दर हीटिंग, और ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है अगर उसको फिर से थोड़ा और हीट किया जाए तो वो मर्क्यूरी में चेंज हो जाता है क्लास। आपके सामने रिएक्शन है 2HgS सॉलिड स्टेट में है प्लस 3O2 गैस, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2Hg रिएक्ट विथ 2O जिससे बना 2HgO। HgS से रिएक्शन हुई तो HgO बन गया, और यहाँ पर 6 O's थे प्रेजेंट क्लास। कितने O's प्रेजेंट थे? 6, 3 2 6 O प्रेजेंट थे, तो 2 यहाँ यूज हुए, 2O रेस्ट 4 क्या हुआ जिन्होंने इन 2S के साथ, इस 2S के साथ बना लिया 2SO2 कार्बन डाइसल्फाइड गैस क्लास। नेक्स्ट है 2HgO, यही जो HgO फॉर्म हुआ है वो एक बार फिर से हीट होता है और O2 गैस, O के जो दो एटम्स थे ये O के दोनों एटम आपस में कंबाइन होके O2 गैस अलग निकल गई और हमारे पास बचा 2Hg लिक्विड क्लास। ओके क्लास। सिमिलरली कॉपर विच इज़ फाउंड इन Cu2S फॉर्म इन द नेचर, मतलब ये Cu2S और होती है कॉपर की इन नेचर, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर, मतलब इसको जस्ट हीट करने पर होता है। सेम रिएक्शन है 2Cus प्लस 3O2 चेंजेस टू 2Cu2O, क्या बदल जाता है? जो HgS था उसी प्रकार Cu2S भी ऑक्साइड और में चेंज हो जाता है और ऑक्साइड और से फिर वापस ऑक्साइड और से फिर वो डायरेक्ट कॉपर बन जाता है क्लास। ठीक है क्लास, रिएक्शन आपके सामने सेम रिएक्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है। 2Cu2S प्लस 3O2 सेम, तो सेम स्ट्रक्चर हुआ, 2O यहाँ यूज हो गए तो 2Cu2O बन गया प्लस 2SO2। ऑन द नेक्स्ट 2Cu2O प्लस 2Cus, वो 2Cu2O जो है वो Cus से ही रिएक्शन कर रहा है और 6Cu बन रहा है और एक और SO2 का एक और मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, SO2 का एक और मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है क्लास। ये थे वो एलिमेंट्स जो वो मेटल्स थे जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते थे क्लास, है ना। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी, जो मिडिल सीरीज के थे। The metals in the middle of the activity series such as iron, zinc, lead, copper are moderately reactive। ये कैसे रिएक्टिव होते हैं? moderately मतलब ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, बहुत कम भी नहीं होते, जैसे कि लो रिएक्टिविटी के जो नीचे प्रेजेंट है। These are usually present as a sulfides और carbonates in nature, मतलब इनकी जो ओर्स होती है वो कार्बोनेट की होती है या तो CO साथ में होता है। जैसे एग्जाम्पल के यहाँ देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये लिखा है ZnCO3, तो ये कार्बोनेट ओर है, और ये ZnS यहाँ सल्फर है, तो ये सल्फाइड ओर है क्लास। ठीक है, जब किसी मेटल के साथ S होता है तो सल्फाइड ओर होती है, किसी मेटल के साथ CO3 होता है तो कार्बोनेट ओर होती है, क्योंकि CO3 कार्बोनेट कहलाता है क्लास। ओके, इट इज ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर, मतलब सल्फाइड और कार्बोनेट ओर से मेटल निकालना थोड़ा सा टफ होता है एज कंपेयर टू ऑक्साइड ओर। देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, मतलब हम इन ओर्स को किस में चेंज करते हैं? ऑक्साइड ओर में चेंज करते हैं।
द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। मतलब जब बहुत ज़्यादा एयर ली जाती है और बहुत ज़्यादा एयर के प्रेजेंस में इनको हीट करते हैं क्लास, स्ट्रांगली हीटिंग की जाती है, तो ये जो ओर्स हैं ये चेंज हो जाती हैं। किस में चेंज हो जाती है? ऑक्साइड सोर्स में चेंज हो जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। ये प्रोसेस कहलाती है क्लास रोस्टिंग प्रोसेस। ओके, and the carbonate ores are changed into oxide by heating strongly in the limited air। limited air या absence of air, मतलब बहुत कम एयर में या बिना एयर के अगर हीट किया जाए तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्लास कैल्सिनेशन। क्या कहा जाता है? कैल्सिनेशन। तो जब बहुत ज़्यादा एयर प्रेजेंट होती है तो उसे रोस्टिंग कहेंगे। जब बहुत कम या ज़ीरो एयर प्रेजेंट है हीटिंग करते समय तो वो कैल्सिनेशन प्रोसेस कहलाती है। The chemical reaction that takes place during roasting and calcination of zinc ores can be shown as below। मतलब यहाँ पर हम जिंक की दोनों एग्जाम्पल दिए हैं, जिंक एस जिंक ब्लेंड दिया है ना, और ZnCO3 भी गिवन है, दोनों ही दिए हैं, दोनों की रिएक्शन हम देखते हैं क्लास। सो 2ZnS ये सल्फाइड ओर है, इसको 3O2 बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। सो क्या हुआ? 2ZnO बना, 2ZnO और 2SO2 रिएक्शन, जो अभी तक हम ऊपर भी देख के आए थे क्लास। ठीक है, तो ऑक्साइड और फॉर्म हुई है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं क्लास? कैल्सिनेशन है। सॉरी, ये तो हमारी रोस्टिंग थी, नीचे कैल्सिनेशन है। क्यों कैल्सिनेशन किसको कहते हैं क्लास? जब कार्बोनेट और का हीटिंग होता है तो कैल्सिनेशन, जब सल्फाइड और का होता है तो रोस्टिंग कहलाता है। तो ZnCO3 को हीट किया तो ये चेंज हुआ ZnO प्लस CO2। जैसे यहाँ SO2 बनती है उसी प्रकार यहाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग मेटल। उसके बाद ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इनको रिड्यूस किया जाता है अपने करस्पॉन्डिंग मेटल में। मतलब ये जो ऑक्साइड है इसको हटाकर यहाँ पर मेटल गेन किया जाता है बाय सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स। कभी कभी हमें रिड्यूसिंग एजेंट्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि कार्बन हुआ चारकोल के फॉर्म में। When zinc oxide is heated with carbon, जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट किया जाता है, इट इज़ रिड्यूस टू मेटेलिक जिंक, तो ये चेंज होता है मेटेलिक जिंक में, और C और O मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेते हैं क्लास। तो क्या देखा? ये एक्सट्रैक्टिंग मतलब मिडिल जो एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं? मिडिल एलिमेंट में प्रेजेंट होती है सल्फाइड या कार्बोनेट ओर। सल्फाइड ओर को दोनों को हमें चेंज करना होता है ऑक्साइड ओर में, क्योंकि ऑक्साइड ओर से किसी एलिमेंट को प्योर स्टेट में लाना थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट। अब क्या देखा आपने? ये जब होते हैं तो दो प्रोसेस होते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग क्या होता है? जिसमें बहुत ज़्यादा एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, और कैल्सिनेशन में बहुत कम ऑक्सीजन होती है या होती भी नहीं है, नहीं भी लेंगे तो भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद ऑक्साइड्स को किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करने पर ये Zn में चेंज हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल गई। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको पहले बता चुके हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन लेसन 1 में। एक्सप्लेन इन द फर्स्ट चैप्टर। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज ऑल्सो अ रिडक्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस को रिडक्शन प्रोसेस ही कहते हैं। इसी ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ रिडक्शन होता क्या था क्लास? ऑक्सीजन को जोड़ना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन को हटाना रिडक्शन। तो इस Zn के पास से ऑक्सीजन को हटा रहा हूँ तो ये रिडक्शन ही तो कहलाएगा। बिसाइड्स यूजिंग कार्बन or coke to reduce metal oxide to metals, sometime displacement reaction can be used। कौन सी रिएक्शन यूज कर सकते? क्लास फर्स्ट में देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। मतलब ये जो सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये इन एलिमेंट को यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं और ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनके साथ रिएक्शन कर सकते हैं क्लास। तो क्लास जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह वर्क कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम द कंपाउंड। मतलब ये जो मेटल्स होते हैं बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये अपने से कम रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस कर देते हैं। आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज यही बताती है कि जो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो जब अपने से नीचे वाले किसी कंपाउंड से या अपने से कम रिएक्टिविटी वाले किसी कंपाउंड से जब रिएक्शन करते हैं तो उसमें से उसको रिड्यूस कर देते हैं, हटा देते हैं स्टूडेंट। ये क्यों हटाने से क्या होता है क्लास? ये मेटल्स अलग हो जाते हैं और ये रिमूव हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 3MnO2 + 4Al
3MnO2 प्लस 4Al। यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीज से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ से मैग्नीज के पास जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है या ऑक्साइड्स है ये, इस ऑक्सीजन को एल्यूमिनियम यहाँ से रिमूव कर देगा इससे, और मैग्नीज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और चेंज हो जाएगा प्योर एलिमेंट में। जैसे 3MnO2 प्लस 4Al, इससे क्या हुआ, 3Mn अलग हो गया क्लास, और 3 2 6 O आपके पास प्रेजेंट था, जिसका फॉर्मूला बन गया 2Al2O3। ठीक है क्लास, ये रिएक्शन आपके सामने है कि एल्यूमिनियम ने मैग्नीज को रिड्यूस कर दिया, एल्यूमिनियम ने मैग्नीज को रिड्यूस करके अकेला कर दिया और ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड आर रिड्यूस? कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस? तो बहुत ईजी है, ऑक्सीजन जिसके पास जुड़ गया वो ऑक्सीडाइज, जिसके पास से हट गया वो रिड्यूस। तो मैग्नीज के पास से ऑक्सीजन हटा है तो मैग्नीज रिड्यूस्ड हुआ, और ऑक्सीजन ने और एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को अपने पास लिया है तो वो क्या हुआ है क्लास, ऑक्सीडाइज हुआ है। बट रिएक्शन के लैंड में क्या लिखा है क्लास, हीट लिखा है। मतलब हीट, देखो जो चीज़ इस एरो के इस तरफ लिखी है वो बनी है, मतलब प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो इधर हीट भी लिखा है, इसका मतलब हीट प्रोड्यूस हुई है इस रिएक्शन में, और हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको क्या कहते हैं क्लास, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज टू सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। मतलब ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि इससे जो निकलने वाली हीट है उसकी वजह से जो एलिमेंट हमें प्राप्त होते हैं, ये जो एलिमेंट हमें मिलते हैं ये मोल्टन स्टेट में मिलते हैं, मतलब पिघल जाते हैं, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 विथ एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो हीट निकलती हैं वो इस आयरन को पिघला देती हैं, जिससे कि वो रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उनको, उनके पीछे जॉइंट हो जाते हैं क्लास, टूट जाती है रॉड्स, बड़ी बड़ी रॉड्स, उनको ज्वाइन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। रिएक्शन क्या होती है क्लास, Fe2O3 प्लस 2Al, Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है। तो O3 को रिड्यूस करता है 2Al, तो इससे फॉर्मूला बनता है Al2O3, और यहाँ पर हमारे पास रहता है 2Fe, तो 2Fe। बट यहाँ कौन से स्टेट में मिलता है स्टूडेंट, लिक्विड स्टेट में। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और ये जो हीट रिलीज होती है ये इस Fe को बनने वाले आयरन को पिघला देती है, मोल्टन स्टेट में ले आती है क्लास। ओके क्लास, नाउ वी आर लुकिंग एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। वो एलिमेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उन्हें किस प्रकार निकाला जाता है क्लास। तो ये हमने देखा था आपको, जब मैंने तीनों पढ़ाए थे तो उसमें लिखा था इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के यूज से इनको अलग किया जाता है। क्या होती है प्रोसेस, हम देखते हैं क्लास। द मेटल्स विच आर हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। क्लास मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट किया था आपको एक रिएक्टिविटी समझाई थी कि रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है जिसमें ऊपर जो एलिमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। मतलब जैसे ऑक्साइड और होते हैं इनको हीट करते हैं या रिड्यूस करते हैं। अब ये जो रिड्यूस कौन करता है क्लास, रिड्यूस वो हो सकता है जो कम रिएक्टिव है। अब ये जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है ये रिड्यूस नहीं हो सकते, इनको कोई दूसरा एलिमेंट हटा नहीं सकता, क्योंकि रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट को वहाँ से रिमूव करना, हटाना। लेकिन ये इनको कौन हटाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। जैसे कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो और एल्यूमिनियम की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स, दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। मतलब इनकी ये जो एलिमेंट है ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, ऑक्सीजन से, एज कम्पेयर टू कार्बन से, तो ये उसे रिमूव नहीं कर सकता। दीज मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। मतलब इनके मोल्टन क्लोराइड जो होते हैं, मतलब क्लोराइड जो होते हैं उनको मोल्टन स्टेट पिघला के सॉल्यूशन फॉर्म में लाके एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है उसके थ्रू से चेंज करते हैं। द मेटल्स आर डिपॉजिट एट कैथोड, मेटल जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो वो नेगेटिव प्लेट कैथोड पर रिमूव होता है। अब ये कैथोड एनोड क्या चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ ही देर में। वेयर एज क्लोरीन गैस जो नेगेटिवली चार्ज होती है वो एनोड यानी पॉजिटिव एंड पर मिलती है। ठीक है, आपको पहले बताता हूँ कि ये कैथोड एनोड क्या होते हैं। तो क्लास इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो होती है क्लास,
इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हेल्प से। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है क्लास? इसमें हम किसी बैटरी के थ्रू, ये देखो आपको एक प्लस माइनस दिख रहा होगा, माइनस प्लस, यानी कोई बैटरी या सेल है, इसके थ्रू हमने दो इलेक्ट्रोड को जिस सॉल्यूशन के अंदर डालना है या जिस भी ओर को रिफाइन करना है उस ओर को यहाँ पर मोल्टन फॉर्म में भर दिया जाता है। किस फॉर्म में भर दिया जाता है स्टूडेंट? मोल्टन फॉर्म में। ठीक है, जो बैटरी के इस जैसे सेल जो होता है, सेल को हम इस सॉल्यूशन में दो रॉड की हेल्प से डालते हैं। इस सेल का जो पॉजिटिव हिस्सा जिस रॉड से जुड़ा होता है उसे रॉड को एनोड कहते हैं क्लास, और जो हिस्सा नेगेटिव होता है उस रॉड को कैथोड कहा जाता है क्लास। क्या कहा जाता है क्लास? कैथोड। तो क्लास जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl जो है, NaCl एक और है, हमको इससे सोडियम मेटल अगर डिपॉजिट करना है तो हम क्या करते हैं, NaCl को इसके अंदर फिल्ड कर देते हैं, NaCl को इसमें फिल्ड कर देते हैं। फिर क्या होता है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं क्लास, तो ये NaCl जो होता है वो दो अलग अलग आयंस में टूट जाता है। वन आयन इज Na+ एंड अदर आयन इज Cl-। एक आयन क्या होता है? Na+ होता है और दूसरा आयन होता है Cl- आयन। तो क्लास Na+ जो पॉजिटिव आयन होता है क्लास, वो जाता है नेगेटिव प्लेट की ओर। तो नेगेटिव प्लेट क्या है? कैथोड। इसलिए कैथोड पर कौन जमा होते हैं? सोडियम एटम। ठीक है, और क्लोरीन जो है, क्लोरीन नेगेटिव का चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाले एनोड के पास जाता है। इसलिए एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? 2Cl, मतलब Cl के दो एटम मिलके Cl2 गैस बना लेते हैं, जो यहाँ पर एनोड पर निकल जाती है, और कैथोड पर हमको क्या मिलता है? सोडियम मेटल मिल जाता है क्लास। ओके क्लास। सिमिलरली क्लास इसी तरीके से एल्यूमिनेज इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रिडक्शन से या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हमें एल्यूमिनियम भी इसी तरीके से प्राप्त हो जाता है। अब हम देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग मीन्स होता है उसको शुद्ध करना या उसके अंदर से इम्प्योरिटीज और निकाल देना। द मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। मतलब जो भी अभी प्रोसेस हमने ऊपर देखी है, इलेक्ट्रोलाइटिक या ऑक्साइड में चेंज करने वाली, ठीक है, या रोस्टिंग कैल्सिनेशन मेथड से हमने देखा था, आर नॉट वेरी प्योर, ये सब ज़्यादा प्योर नहीं होती हैं। दे कंटेन्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड, सॉरी दे कंटेन्स इम्प्योरिटीज, उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है, विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल। मतलब उन इम्प्योरिटीज को हटाना पड़ता है किसमें से? प्योर मेटल निकाल लेने के लिए। सो द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी कहते हैं क्लास। Many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold are refined by electrolytically. In this process, the impure metal is made the anode. क्लास हमें जिस मेटल को प्यूरिफाई करना होता है उसे एनोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एनोड। जैसे देखिए आप डायग्राम में दिख रहा है आपको, एनोड है। मैं भी पूरा डायग्राम शो करूंगा आपको। एंड द स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। और यहाँ पर दो रॉड लेते हैं, एक रॉड लेते हैं कैथोड, एक लेते हैं एनोड। जो कैथोड होता है वो बिल्कुल प्योर होता है उसी मेटल का, और एक होता है एनोड जो होता है इम्प्योर, मतलब जिसके अंदर अशुद्धियाँ होती है। ओके क्लास। अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट, उसी मेटल जिसको हम क्या कर रहे हैं क्लास? प्यूरिफाई कर रहे हैं, उसी मेटल का एक सॉल्ट होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट की तरह, किसकी तरह? एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह पिघले हुए रूप में यानी मोल्टन फॉर्म में इसमें भर दिया जाता है। द apparatus इज सेटअप इन फिगर 3.12। क्लास ये आपका ऑपरेटस है, ये एनोड है। एनोड मतलब ऐसी रॉड जिस, जैसे सपोज यहाँ कॉपर का एग्जांपल दिया जा रहा है, तो ये कॉपर की रॉड है, ठीक है क्लास। तो कॉपर की इम्प्योर रॉड है ये, इसको प्लस से जोड़ देते हैं। एक होती है कॉपर की प्योर रॉड जिसको हम कैथोड की तरह जोड़ते हैं। किसकी तरह जोड़ते हैं? कैथोड, मतलब इसको माइनस से जोड़ते हैं सेल से, और ये इसी का सॉल्यूशन होता है क्लास। क्या होता है? Cu का सॉल्यूशन, कॉपर का सॉल्यूशन, जैसे CuSO4 हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉपर का सॉल्यूशन CuSO4 हो सकता है क्लास। हाउ इट इज वर्किंग आई एम एक्सप्लेनिंग यू। ऑन पासिंग द करंट, क्लास जब हम इसमें करंट पास करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जैसे हम करंट डालते हैं, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, मतलब एनोड जो इम्प्योर रॉड है, कैसी रॉड है क्लास? इम्प्योर रॉड है, उसमें से मेटल के जो आयन्स हैं डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, वो मेटल के आयन डिजोल्व यानी उस मेटल की रॉड में से निकल के हमारे सॉल्यूशन में घुलने लग जाते हैं, डिजोल्व होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं क्लास? डिजोल्व यानी मिक्स हो जाना। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर
मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जितना अमाउंट का एनोड से मेटल सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होता है उतने ही अमाउंट का मेटल कहाँ डिपॉजिट हो जाता है क्लास, कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। देखिए मैं आपको फिर से एक बार समझा दूँ डायग्राम में क्या होता है क्लास। ये इम्प्योर रॉड से जो कॉपर के आयन है वो कॉपर के आयन इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होते हैं क्लास। कहाँ होते हैं? इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होते हैं। और सॉल्यूशन के अंदर जो आयन पहले से प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पास होने से अलग अलग हो जाते हैं और यहाँ से इस रॉड पर जमा होते जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, ये एनोड के अंदर जितने भी मेटल आयन होते हैं वो सारे सॉल्यूशन में आ जाते हैं और सारे मेटल आयन जो सॉल्यूशन से इसमें आए हैं वो कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं? कैथोड के ऊपर, जिससे कि प्योर मेटल, बिल्कुल प्योर मेटल कहाँ डिपॉजिट हो जाता है? यहाँ पर। और इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो इस सॉल्यूशन के अंदर ही मिक्स हो जाती है क्लास। ठीक है। द soluble impurities into the solution whereas the insoluble impurities settle down the bottom of the anode and known as anode mud। मतलब क्या होता है, जो इम्प्योर होती हैं वो जो घुलती नहीं हैं, जो इम्प्योर होती हैं जो मिक्स नहीं होती वो उसके अंदर नीचे जाकर जम जाती है, जिसको हम एनोड मड कहते हैं क्लास। क्या कहते हैं क्लास? एनोड मड कहते हैं क्लास। यहाँ कुछ क्वेश्चन है क्लास, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मिनरल्स तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर लिख पाएंगे। और गैंग, हमको दो मेटल के नाम बताना है जो फ्री स्टेट में रहते हैं नेचर में, तो ये कौन है? गोल्ड एंड प्लेटिनम, या सिल्वर भी लिख सकते हैं, बट सिल्वर की एक दो और होती हैं, बट गोल्ड और प्लेटिनम बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलते हैं क्लास। नाउ वी आर लुकिंग करोजन। अब हम देखने वाले हैं क्लास करोजन। यू हैव लर्नड इन द फॉलोइंग अबाउट करोजन इन चैप्टर 1। पहले लेसन में हमने देखा था कि सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, मतलब जो सिल्वर के यानी चांदी से बनी हुई चीज़ें हैं कुछ समय में ब्लैक होने लग जाती हैं। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ये क्यों होता है क्लास? क्योंकि जो सल्फर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उस एटमॉस्फेयर की सल्फर से हमारा जो चांदी यानी एजी है, सिल्वर जो है वो उससे रिएक्ट कर लेता है और उसमें मिक्स हो जाता है। इसी प्रकार कॉपर रिएक्ट विद मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है एंड स्लोली लूजेज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस। और धीरे धीरे अपनी जो चमकदार ब्राउन सरफेस है उसको खोने लग जाता है एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग, और उसके ऊपर एक ग्रीन हरे कलर की कोटिंग जमने लग जाती है। किस पर? कॉपर के बर्तनों पर। आपने घर में हो तो आप देखना कभी। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज कॉल्ड बेसिक कार्बन, सो बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या कहा जाता है इसको क्लास? बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहा जाता है। आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, लोहे की चीज़ें, आयरन की बनी हुई चीज़ें को अगर हवा में खुला छोड़ दें, मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर मतलब ऐसी हवा जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी या वाटर वेपर्स भी होती है क्लास, फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ समय के लिए, एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। तो उस पर एक भूरे कलर का सब्सटेंस जमा हो जाता है जिसको रस्ट या रस्ट कहते हैं क्लास, या जंग कहते हैं हमारी घर की भाषा में। टू अंडरस्टैंड करोजन, करोजन को समझने के लिए हम यहाँ एक्टिविटी देखते हैं स्टूडेंट, कि हम यहाँ 3 क्या ले रहे हैं? टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं। लेबल दिस टेस्ट ट्यूब्स एज ए, बी एंड सी। इन टेस्ट ट्यूब्स को नेम दिया ए, बी एंड सी। पॉर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब जो हमारी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है इसमें कुछ वाटर हमने पॉर करना है एंड इस नेल को कुछ इस प्रकार रखना है कि उसका कुछ हिस्सा अंदर रहे कुछ हिस्सा बाहर रहे, और उसने ऊपर से कॉर्क कर देना है, मतलब इसको पैक कर देना है क्लास। ठीक है क्लास। पोर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी, और टेस्ट ट्यूब बी लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर लेना है, मतलब ऐसा वाटर जो बॉइल हो, मतलब गर्म हो। ठीक है। कौन सी टेस्ट ट्यूब में? टेस्ट ट्यूब नंबर बी में। एड अबाउट 1 ml ऑफ ऑयल, और इसके अंदर ऊपर से 1 ml ऑयल डाल देना है। क्या डाल देना है? ऑयल। ओके। द ऑयल विल फ्लोट ऑन द वाटर। आपको पता है ऑयल जो होता है वाटर से हल्का होता है, इसलिए वो वाटर की सरफेस पर, यहाँ पर देखो लेयर ऑफ ऑयल लिखा है, ऑयल यहाँ पर जमा हो जाता है, लेयर ऑफ ऑयल ऊपर जमा हो जाती है। इससे क्या बेनिफिट होता है क्लास? इससे बेनिफिट ये होता है जो ऊपर एयर प्रेजेंट है ऑयल के, ये ऑयल उस एयर को वाटर के अंदर मिक्स नहीं होने देगा, इसको रोक देगा, इस एयर को अंदर जाने से रोक देगा। और सी जो है, सी में हमने क्या किया है? सिर्फ हमने आयरन के नेल डाले हैं, लेकिन साथ में हमने कुछ क्या डाले हैं?
एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, मतलब कुछ कैल्शियम क्लोराइड सूखा वाला, एनहाइड्रस मतलब सूखा कैल्शियम क्लोराइड डाला है, जो कि बहुत अच्छा क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है क्लास। वो क्या करता है, मॉइस्चर मतलब जो भी वाटर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, एयर में जो भी वाटर प्रेजेंट होता है, हवा में जितना भी वाटर वेपर्स होती हैं उनको सोख लेता है, जिससे हवा कैसी हो जाती है, एकदम ड्राई या सूखी हो जाती है क्लास। ठीक है, अब कुछ दिनों तक इसको छोड़ देते हैं और हम क्या ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्लास। हम ये देखेंगे स्टूडेंट, यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल्स रस्ट इन ओनली टेस्ट ट्यूब ए, मतलब आयरन की नेल जो है, बट दे डू नॉट रस्ट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी, और जो बी और सी में थी उनमें रस्टिंग नहीं हुई क्लास। तो इससे क्या रीजन समझ में आता है, इससे समझ में आता है इन द टेस्ट ट्यूब ए में क्या था, द नेल्स आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर, मतलब जो टेस्ट ट्यूब ए थी उसमें वाटर भी प्रेजेंट था और वाटर के ऊपर एयर यानी हवा भी प्रेजेंट थी स्टूडेंट। ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब नंबर बी द नेल आर एक्सपोज टू ओनली वाटर, टेस्ट ट्यूब बी में सिर्फ वाटर था और जो ऑयल की हमने लेयर डाली थी या ऑयल डाला था उसने ऊपर की एयर को वाटर के साथ मिक्स होने से रोक दिया, यानी ओनली वाटर था। और इन द टेस्ट ट्यूब सी ओनली ड्राई एयर थी, वाटर प्रेजेंट नहीं था। इसी वजह से क्या हुआ कि ओनली जो पहली वाली थी जिसमें वाटर प्लस एयर दोनों थे वो ही रस्ट हुआ है। तो इससे ये समझ में आता है कि आयरन की रस्टिंग के लिए या आयरन के करोजन के लिए 2 थिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं। 2 थिंग्स आर एयर एंड ऑल्सो वाटर, मतलब एयर होना चाहिए और एयर के साथ क्या होना चाहिए क्लास, वाटर या वाटर वेपर्स होना चाहिए, पानी या पानी की वेपर्स, भाप होना चाहिए। ओके क्लास, करोजन इज़ वेरी डेंजरस प्रॉब्लम फॉर आवर मेटल्स मिनरल्स, क्योंकि क्या होता है इससे ये मेटल्स मिनरल एक ऐसे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट जो कि हमारे कोई काम का नहीं होता है। ठीक है, एक ऐसे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं जो हमारे कोई काम का नहीं होता, इसलिए हमें क्या करना होता है, इन मेटल्स के करोजन को रोकना होता है, यानी प्रिवेंट करना होता है। तो प्रिवेंशन ऑफ करोजन, अब हम देखेंगे स्टूडेंट कि करोजन से कैसे बचा जा सकता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। मतलब आयरन की रस्टिंग को रोकने के क्या क्या तरीके होते हैं कि हम इसको पेंट कर दें, इसकी सरफेस को, जैसे ही हमारे पास कोई फाइन या पहली सरफेस दिखाई देती है हमें आयरन की, हम उसको पेंट कर देते हैं या उस पर ऑयल लगा दें या उसको ग्रीस लगा दें। मतलब कुल मिला के हम उस आयरन की नेल से या आयरन के ऑब्जेक्ट को एयर के कॉन्टेक्ट से दूर कर दें। अगर हम ऑयल या कुछ लगा देंगे या पेंट लगा देंगे तो आयरन से एयर पार्टिकल और वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो मिक्स नहीं हो पाएंगे, टच नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको करोड नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हमें सीखना है, वो है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। मतलब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई स्टील या आयरन के ऑब्जेक्ट पर हम क्या करते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जिंक की लेयर को उस पर पेस्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, रस्टिंग स्टॉप हो जाती है। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। ओके क्लास, ये था हमारा क्या, गैल्वेनाइजिंग। इसके अलावा है एलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। मतलब किसी मेटल को एलॉय में चेंज करना, किसी मेटल के एलॉय बनाना भी एक अच्छी मेथड होती है। एलॉय मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि किसी मेटल के अंदर या किसी भी मेटल में मोस्टली ये आयरन और स्टील इनके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो किसी भी मेटल में कुछ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ या अलग कोई मटेरियल मिलाकर इसकी सारी प्रॉपर्टी को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि एलॉइंग करने से या किसी मेटल का एलॉय बनाने से वो बहुत हार्ड हो जाता है और बहुत टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो कई प्रकार की चीज़ें बढ़ जाती है किससे, एलॉइंग से। तो एलॉइंग क्या है, एक बहुत अच्छी मेथड है किसके लिए, इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। We can get the desired properties by this method. For example, iron is the most widely used metal. मतलब आयरन सबसे ज़्यादा वाइडली मतलब ज़्यादा जगहों पर यूज़ होने वाला मेटल है। बट इट इज़ नेवर यूज इन प्योर स्टेट। मतलब लेकिन हम आयरन को कभी भी बिल्कुल प्योर यानी शुद्ध रूप में यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इट रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और इस पर रस्टिंग हो जाती है। क्या हो जाती है क्लास, रस्टिंग हो जाती है। दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड
स्ट्रेचेस इजीली व्हेन इट इज हॉट, और गर्म होने पर ये क्या हो जाता है, स्ट्रेचेस मतलब खिंच जाता है, लंबा हो जाता है, बहुत सॉफ्ट भी होता है आयरन। बट इफ इट इज मिक्सड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, और अगर इसमें थोड़ी सी मात्रा में कार्बन मिला दिया जाए, जैसे कि 0.05% अगर हम इसमें कार्बन मिला देते हैं, इट बिकम्स हार्ड और एंड स्ट्रॉन्ग। कैसा बन जाता है, वो हार्ड बन जाता है और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। कब, जब हम उसमें 0.5% कार्बन मिला देते हैं, मतलब उसको एलॉय बना देते हैं। व्हेन आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील। जब हम आयरन के अंदर निकल और क्रोमियम नाम के मेटल मिला देते हैं, वी गेट स्टेनलेस स्टील, तो हमें क्या मिलता है, स्टेनलेस स्टील मिलता है स्टूडेंट, विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, जो कि हार्ड होता है और रस्ट भी नहीं होता है। दस इफ आयरन इज मिक्सड विथ सम अदर सब्सटेंस, मतलब अगर हम आयरन को किसी और सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं, इट्स प्रॉपर्टीज चेंजेस, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसके जो गुण हैं वो बदल जाते हैं। इनफैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज, मतलब कोई भी मेटल हो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है इफ इट इज मिक्सड विथ सम अदर सब्सटेंस और मेकिंग एलॉय, या मतलब उसमें कुछ और सब्सटेंस मिलाकर उसको एलॉय बनाया जाए तो। द सब्सटेंस एडेड मे बी मेटल और अ नॉन मेटल, मतलब हम जो सब्सटेंस मिला रहे हैं दैट कैन बी मेटल और नॉन मेटल, वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। तो एलॉय क्या होता है स्टूडेंट, एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल ले लो या फिर एक मेटल ले लो और एक नॉन मेटल ले लो। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरीली मेटल, मतलब जो हमारा मेन मेटल है जिसको हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं स्टूडेंट, उसको पहले मेल्ट किया जाता है एंड देन डिजोल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट, और उसके अंदर दूसरा जो एलिमेंट हम मिक्स कर रहे हैं उसे मिलाया जाता है इन डेफिनेट प्रपोर्शन, कैसे, डेफिनेट प्रपोर्शन में। इट इज देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। ओके क्लास। प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट गोल्ड, क्लास जो सबसे शुद्ध गोल्ड या सोना होता है वो 24 कैरेट कहलाता है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट, बट इसकी प्रॉब्लम क्या है कि यह बहुत ही सॉफ्ट होता है। इट इज़ देयर फॉर नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, इसलिए इसको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ में नहीं लाया जा सकता है। इट इज़ एलॉयड विथ आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड, मतलब इसको कॉपर या सिल्वर के साथ एलॉय किया जाता है, मतलब इसके अंदर कॉपर या सिल्वर मिला के इस गोल्ड को एलॉय बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये हार्ड हो जाए, जिससे कि हम इसको वायर के शेप में या किसी भी ज्वेलरी के शेप में इसको बना सके। जनरली इन इंडिया 22 कैरेट गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट, मतलब हम 22 कैरेट गोल्ड का यूज़ करते हैं किसके लिए, ऑर्नामेंट या कोई भी आभूषण बनाने के लिए। इट मीन्स दैट 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज एलॉयड विथ 2 पार्ट्स ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर, मतलब 22 पार्ट्स हम आयरन सोना लेते हैं गोल्ड, और 2 पार्ट्स, उस 22 पार्ट्स में 2 पार्ट्स क्या मिला देते हैं, गोल्ड या कॉपर, सॉरी सिल्वर और कॉपर। ठीक क्लास। इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्करी, मतलब जब हम एलॉय बनाते हैं उन एलॉयज में से अगर एक मेटल कोई सा भी मर्क्यूरी है तो इस एलॉय को क्या कहते हैं क्लास, इस एलॉय को एमलगम कहा जाता है क्लास। ये 1 मार्क्स में जरूर पूछते हैं। एलॉय ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के एलॉय क्या होते हैं, तो मर्क्यूरी के एलॉयज को एमलगम कहा जाता है क्लास। क्या कहा जाता है, एमलगम, याद रखिएगा। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्लास स्टूडेंट क्या होता है, लो होता है। फॉर एग्जांपल ब्रास, ब्रास क्या है, एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, मतलब कॉपर और जिंक का मिलाकर एक एलॉय बनाया जाता है जिसको ब्रास कहते हैं क्लास। उसी प्रकार ब्रोंज, एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, Cu और Sn का है, एंड नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं क्लास, ब्रास और ब्रोंज। वेयरस कॉपर इसमें जो यूज होता है मेकिंग में वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाए जाते हैं क्लास। लेकिन उसके जो एलॉय हैं, जैसे कि हमने क्या देखा, ब्रास और ब्रोंज दोनों कॉपर के एलॉय हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं है क्लास। ठीक है। सोल्डर,
एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, सोल्डर नाम का एक एलॉय होता है किसका, लेड यानी पीबी और टिन मतलब SnEn के फॉर्मूले हैं, लेड और टिन का एक एलॉय होता है सोल्डर, हैज़ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, एंड इट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर टुगेदर, इलेक्ट्रिकल वायर को जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग में रॉड्स होती हैं क्लास, वो इस सोल्डर की बनी होती हैं। ओके क्लास, यहाँ पर एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ बताई गई है, एक आयरन पिलर है दिल्ली के अंदर, है ना। द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली was built more than 1600 year ago by the iron worker of India, मतलब आज से 1600 साल पहले 1600 years ago एक आयरन पिलर बनाया गया कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसके पास में, by the iron worker in India, they had developed the process which prevented iron from rusting, और उन्होंने ऐसी कोई प्रोसेस बनाई थी इसके अंदर जिसने आयरन को रस्टिंग से बचाया है। For its quality of rust resistance, it has been examined by scientists from all parts of the world, और इसको एग्जामिन करने के लिए इस आयरन पिलर को मतलब इसके अंदर की स्ट्रक्चर को समझने के लिए पूरी दुनिया के साइंटिस्ट यहाँ पर आए हैं। द आयरन पिलर इज 8 मीटर हाई, 8 मीटर हाई आयरन पिलर है ये, जो 6000 किलो यानी 6 टन वजन का बना हुआ है ये आयरन पिलर, ठीक है, जो रस्ट नहीं होता है, जो कि ओपन एयर में है स्टूडेंट, ठीक है। ये कोई वंडरफुल मेटालर्जी की है, बहुत पहले के समय की बात है ये। ओके क्लास, तो ये हमारा वीडियो था, आप सभी ने इसे देखा है हमारे चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिल जाएं, और साथ ही नीचे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास इसके जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं वो भी मैं आपको सेंड करूँगा रिटर्न फॉर्म में और अच्छे से एक्सप्लेन करके, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें।